Assalamu alaikum. The next topic is integration. What are integration? Integration has two meanings. Okay. फर्स्ट थिंग कि कैलकुलस की दो बड़ी प्रॉब्लम्स थी. एक आपको बताई गई थी दैट इज द डेरिवेटिव रेट ऑफ चेंज, जो कि हमने विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव्स उसको सॉल्व आउट करा. एंड सेकंड प्रॉब्लम ऑफ कैलकुलस इज एरिया अंडर द कर्व. एरिया अंडर द कर्व हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं और ये है क्या चीज़. हमारे पास अगर कोई सर्कल दे दिया जाए, इसका एरिया फाइंड करना हो, ट्राइंगल दे दिया जाए, रेक्टेंगल दे दिया जाए, यानी कि कुछ नोन शेप्स दे दिया जाए, तो इनके एरियाज़ के फॉर्मूलाज हैं मेरे पास. हाँ, इन्हीं एरियाज़ के अंदर अगर मैं एडअप कर दूँ, आपका ये एक ट्राइंगल भी एडअप हो गया, ये एक हाफ सर्कल भी एडअप, सेमी सर्कल भी एडअप हो गया, इसके अंदर एक स्क्वायर भी आ गया, जो भी चीज़ें आती गई. यहाँ पे अगर इस टाइप की शेप्स हैं जो कि नोन शेप्स हैं और उनका आपको कुछ चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाए, यहाँ पे आप एरिया इजीली फाइंड आउट कर सकते हो. मगर अगर आपके पास कोई कर्व दे दिया जाए, ऐसा कोई कर्व है, तो अगर इसका एरिया फाइंड करने को कहा जाए तो इसका एरिया मुझे नहीं पता, इसका कोई फॉर्मूला मुझे गिवन नहीं है. हमें कहीं पर भी ऐसे किसी शेप का या कोई और शेप हो जो कि ये है और इसका मुझे यहाँ से यहाँ तक का एरिया फाइंड करना है, मुझे इसका एरिया का फॉर्मूला नहीं पता कि हर कर्व का अलग एरिया होगा, एरिया अंडर द कर्व का अलग एरिया होगा और उसका कोई जनरलाइज्ड फॉर्मूला नहीं है. सो इस प्रॉब्लम को क्या करा, जैसे ये वाली प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम के अंदर हम करते क्या हैं, इसके अंदर हम करते ये हैं कि हमारे पास जो नोन शेप्स है इनका एरिया फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं एंड देन इन द एंड उसको ऐड अप कर देते हैं ताकि मुझे टोटल एरिया पता चल जाए. सेम वाइज यहाँ पर जो हमारे पास कर्व्स होते हैं, इन कर्व्स के अंदर भी हम यही कहानी करने की कोशिश करते हैं कि हम उसको ब्रेक डाउन कर लें ऐसी चीज़ में जिसका एरिया हमें पता हो, जिसका फॉर्मूला हमें पता हो और वहाँ से हम उसको सिंप्लीफाई कर लें और वहाँ से हम इसको सॉल्व आउट कर लें. सो जो ये आपको ग्राफ का बताया है, सो लेट्स से आई हैव दिस ग्राफ. सो आई एम ब्रेकिंग दिस इनटू स्मॉल रेक्टेंगल्स. अब कुछ लोगों ने इसको पढ़ा हुआ होगा इन टर्म्स ऑफ ट्रेपीजियम, कुछ लोगों ने पढ़ा हुआ होगा इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगल्स. दोनों से आपके पास काम एक ही है, समझ में एक ही चीज़ आनी है. ओके, फर्स्ट थिंग कि यहाँ पे ये मेरा एक रेक्टेंगल कंसिडर हो गया, ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है. ये इस तरह करने से मैं कुछ चीज़ें इसकी स्किप आउट करते जाएंगे हम, बट ये रेक्टेंगल्स आते जाएंगे. दिस कैन बी कंसिडर्ड एज x1, x2, x3 एंड xn टिल. जो ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये जो वैल्यू होती है ब्लैक कर्व पे, वो क्या कहलाती है, f ऑफ x1, फिर सेकंड पॉइंट f ऑफ x2 एंड टिल लास्ट वन f ऑफ xn. ठीक, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज को हम फंक्शन या y की वैल्यू को हम f ऑफ xn की वैल्यू कहेंगे ना, तो वही चीज़ आ रही है. ठीक, तो हम यहाँ पे करते क्या हैं कि हमने यहाँ पे इसकी रेक्टेंगल का, अब हमें ये रेक्टेंगल बना हुआ है, अगर मेरे पास x1 x2 है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग f ऑफ x1 भी मिल जाएगा और इसके कॉरस्पॉन्डिंग f ऑफ x2 भी मिल जाएगा. x1 अगर है, फंक्शन है, f ऑफ x है, तो आई कैन फाइंड f ऑफ x1. if I have x2 and I have the function, I can find f of x2. So that means I have f of x2, f of x1, x1, x2. So व्हाट आई हैव, दी रेक्टेंगल के एरिया के लिए मेरे पास अगर मैं x1 से लेके काम करती हूँ तो क्या होगा, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 विल बिहेव एज डेल्टा x, द width, and the f of x1 या f of x2 will considered as height. So what is the area of rectangle? The area of rectangle is लेंथ इंटू ब्रेथ या लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट कह लो, कुछ भी कह लो कि आपके पास दो चीज़ें होती हैं, दोनों लेंथ्स होती हैं, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक वर्टिकल डायरेक्शन में कहा जा सकता है. तो ब्रेथ इंटू हाइट. सो मैं हाइट अगर एक को कंसिडर करूँगी ना, या तो हाइट इस पॉइंट वाली कंसिडर कर सकती हूँ या हाइट ये वाली कंसिडर कर सकती हूँ. तो मैं अभी एफ ऑफ एक्स वन वाली कंसिडर कर लेती हूँ. तो एक आ गई मेरे पास एफ ऑफ एक्स वन एंड मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एक्स, not just x2.
क्योंकि x1 से सिर्फ एक पॉइंट है, x2 माइनस x1 इज द विड्थ, ठीक। तो डेल्टा x2 माइनस x1 इज डेल्टा x, दैट इज द विड्थ। सो ये मेरे पास किसका फॉर्मूला आ गया, f ऑफ x1 का फॉर्मूला आ गया, एरिया का फर्स्ट रेक्टेंगल का फॉर्मूला आ गया। अगर ये एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल, अगर मैं एरिया ऑफ सेकंड रेक्टेंगल की बात करती हूँ तो क्या होगा, फॉर्मूला तो वही है, वहां पे क्या आएगा, एफ ऑफ x2 एंड मल्टीप्लाई बाय डेल्टा x। फिर एरिया ऑफ थर्ड की बात करती हूँ तो एफ ऑफ x3 एंड मल्टीप्लाई बाय डेल्टा x। अच्छा जी, डेल्टा x सेम क्यों भाई, हाँ जी, डेल्टा x यहाँ पर हो सकता है, क्या होगा, x2 माइनस x1, यहाँ क्या होगा, x3 माइनस x2, यहाँ क्या होगा, x4 माइनस x3। मगर हम यहाँ पे कंसिडर कर लेंगे कि ये जो मैंने बनाए हैं, रेक्टेंगल्स बनाए हैं, जो विड्थ बनाई है, इनकी सब की विड्थ सेम है। यानी कि अगर मैंने इनको ब्रेक करा है तो मैंने इनको इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करा है, और जब इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करा है तो सबकी विड्थ क्या होगी, सेम होगी। दैट मीन्स कि मैं डेल्टा एक्स को सिंगल टर्म ले सकती हूँ, ठीक। सो यहाँ से सब जगह से मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे एरियाज मिल जाएंगे। तो टोटल एरिया कैन बी written as A1, that should be A1 plus A2 plus A3 and so on till AN। अगर n पार्ट्स में ब्रेक करा है तो AN तक मैं ये काम कर सकती हूँ। यहाँ पे करा हुआ क्या है, अगर मैं इसको एड अप करती हूँ तो ये क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है, f ऑफ x1 डेल्टा x प्लस f ऑफ x2 डेल्टा x प्लस f ऑफ x3 डेल्टा x so on till f of xn डेल्टा x। क्या चीज़ कॉमन आ रही है, होप सो नज़र आ रहा है कि इसके अंदर जो कॉमन आ रहा है वो नज़र डेल्टा x है, एंड दैट इज f ऑफ x1 प्लस f ऑफ x2 प्लस f ऑफ x3 till f of xn मल्टीप्लाई बाय डेल्टा x, क्योंकि बिट तो सबकी सेम थी। सो दिस इज कंसिडर्ड एज समेशन ऑफ f of xi, x is equals to I till n, I is equals to 1 till n, ठीक, मल्टीप्लाई बाय डेल्टा x। ये हमारी समेशन नोटेशन होती है कि यहाँ पे हम सम अप कर रहे हैं, ठीक। इस समेशन नोटेशन की बात आती है कि व्हाट इज समेशन नोटेशन, वाई समेशन नोटेशन यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि भाई हम यहाँ पे सम अप कर रहे हैं तो समेशन नोटेशन यूज़ करेंगे ना। सो व्हाट आई हैव, summation f of xi delta x delta x is the small change, and this is also the infinite one, क्योंकि ये इनफाइनाइट नंबर तक जा रहा होगा, तो ये चेंज हो गया, दिस टर्म चेंज इनटू टोटल एरिया, चेंज इनटू summation of f of x and dx, delta x change to dx and this is changed to f of x dx। ओके, सो इसको हमने जनरलाइज कर लिया है एफ ऑफ एक्स डी एक्स में। सो दिस इज द इंटीग्रेशन या एरिया, एरिया का फॉर्मूला क्या है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, दिस इज द स्मॉल चेंज। ओके, अच्छा जी, यहाँ पर एरिया ये था अकॉर्डिंग टू एरिया। अनदर वन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब सम अप ही है कि आप छोटी छोटी चीज़ों को सम कर रहे हो, इंटीग्रेट कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, ठीक। इंटीग्रेशन के अलावा इंटीग्रेशन को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज एंटी डिफरेंशिएशन। एंटी डिफरेंशिएशन मीन्स इट इज द इनवर्स ऑफ डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स का या डिफरेंशिएशन का इन्वर्स इज एंटी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। एक चीज डिफरेंशिएशन में हमारे पास रेट कम हो रहा था, चीज़ कम हो रही थी, एंड इंटीग्रेशन में वो चीज़ इंक्रीज हो जाएगी, वापस अपनी असली हालत में आ जाएगी। सो इसको हम एंटी डिफरेंशिएशन भी कहते हैं। अच्छा जी, जब हम यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करते हैं तो एक चीज़ क्या होती है कि इंटीग्रेट हो जाएगी एफ ऑफ एक्स के फॉर्मेट में, और एक चीज़ आ जाती है यहाँ पे प्लस सी। सेम वाइज जब हम यहाँ पे करते हैं इसको इंटीग्रेट के अंदर, तो यहाँ पे भी हम एफ ऑफ एक्स
डी वाई बाई डी एक्स एफ प्राइम एक्स को करते हैं, एफ ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करते हैं, जो स्मॉल फंक्शन होता है वो किस में चेंज होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस सी में। अभी प्लस सी आता क्यों है, दो रीजंस। एक तो ये कि अगर मैं इसको एंटी डिफरेंशिएशन के अंदर करती हूँ तो मेरे पास लेट्स सपोज फंक्शन था एफ ऑफ एक्स दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वन। इसका जब मैंने डेरिवेटिव फाइंड करा, एफ प्राइम एक्स फाइंड करा, तो वो आया टू एक्स। अब अगर जब मैं इसको इंटीग्रेट करती हूँ, एफ प्राइम एक्स को इंटीग्रेट करती हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मुझे क्या मिल रहा है, एक्स स्क्वायर। मगर ओरिजिनल फंक्शन क्या था, एंटी डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है कि मुझे एग्जैक्टली exactly वही फंक्शन जिसको मैंने डेरिवेट करा है वही मिलना चाहिए था। दैट मीन्स कि मुझे यहाँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वन मिलना चाहिए था, मगर मिल क्या रहा है, सिर्फ एक्स स्क्वायर। ठीक, सिर्फ मिल क्या रहा है, एक्स स्क्वायर। मैं ये बता रही हूँ कि एक्स स्क्वायर होता है, कैसे होता है वो अभी हम बात करते हैं। एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ की कमी है, प्लस वन नहीं है, नहीं पता, तो हम यहाँ पे अपनी मर्जी से लिख सकते हैं कि यहाँ पे कोई ना कोई कांस्टेंट हो सकता था, मे बी ना भी हो, मे बी वो कांस्टेंट जीरो हो, मगर कांस्टेंट हो सकता था जो कि शायद डेरिवेटिव लेने की वजह से जीरो हो गया हो। तो यहाँ पे एक प्लस सी ज़रूर आता है जिसको हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं। यहाँ से ये चीज़ है कि दो रीजंस होते हैं। एक रीज़न ये बता दिया बाय द एंटी डिफरेंशिएशन कि यहाँ पे जो चीज़ प्लस वन थी वो शायद डेरिवेटिव लेने की वजह से ज़ीरो हो गई है, और तो यहाँ पे वो प्लस सी आ जाएगा। वो सी पॉजिटिव हो, सी नेगेटिव हो, वट एवर द वैल्यू इज़, 100 हो 200 हो, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सेम चीज़ यहाँ पे प्लस सी क्यों लिखा जाता है, जो यहाँ लिखा गया है इन एरिया अंडर द कर्व प्रॉब्लम इन द इंटीग्रेशन प्रॉब्लम। बाय, अगर आप यहाँ देखिए जो मैंने फिगर बनाई थी, इस फिगर के अंदर मैंने जब सर्कल्स बनाए और सॉरी रेक्टेंगल्स बनाए, तो यहाँ देखिए कि मैंने रेक्टेंगल ये बनाया। जब ये रेक्टेंगल बनाया है, सो ये जो ये पार्ट है, जो ये ब्लू पार्ट नज़र आ रहा है, यहाँ ब्लू पार्ट नज़र आ रहा है, छोटा सा ही सही, ये ब्लू पार्ट नज़र आ रहा है, इसको मैंने छोड़ दिया, मैंने इसको नहीं लिया। ये पार्ट जो मैंने नहीं लिए, ये छोटे छोटे पार्ट ही सही, मगर ये पूरा मेरा एग्जैक्ट एरिया तो नहीं होगा, क्योंकि मैंने ये वाले जो प्लस सी जो छोटे छोटे पार्ट्स थे, छोटी छोटी एरियाज थे, इनको स्किप कर दिया है। था तो नहीं, एरिया के अंदर इंक्लूडेड तो ज़रूर थे, मगर मैंने अपने फॉर्मूला की वजह से इनको स्किप कर दिया। ठीक, सो अब इसको क्या किया जा सकता है, सो इनको वो करने के लिए, इनको देखने के लिए कि हाँ जी ये रहे हैं मेरे पास, सो इसके लिए हम क्या कर देते हैं, ऐड अप कर देते हैं प्लस सी। ठीक, तो इस वजह से, या फिर अगर ये होता कि मैंने एक्स्ट्रा लिया हुआ होता, ये होता यहाँ से मैंने ये वाले पार्ट लिया हुआ होता, जहाँ पर मैं ये एक्स्ट्रा ले रही होती, ये होता, और मैंने ये चीज़ ली भी होती यहाँ से, तो ये एक्स्ट्रा ले रही होती, तो यहाँ पे ये एक्स्ट्रा लिया हुआ है, एक जगह पे एक्स्ट्रा और एक जगह पे कम, यानी कि अगर ये चीज़ होती रेड, यहाँ देखिए मैंने यहाँ से लिया होता, तो ये चीज़ मैंने इतनी चीज़ एक्स्ट्रा ली हुई होती, यहाँ से लिया हुआ होता, ये चीज़ एक्स्ट्रा होती, तो इसको काउंट करने के लिए इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ता। अब यानी कि कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाती, नेगेटिव हो जाती। तो ये चीज़ आती है कि वाई वी हैव टेकन द प्लस सी ओवर हियर। ओके, होप सो दिस इज क्लियर टू यू ऑल कि यहाँ पे मेरे पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्यों आता है एंड एरिया अंडर द कर्व प्रॉब्लम हम किस तरह सॉल्व आउट करते हैं। ओके, फंक्शन को हम एंटी डिफरेंशिएशन भी कहते हैं एंड एरिया अंडर द कर्व के लिए एरिया भी कहते हैं। तो आपके पास क्या है, द इनडेफिनेट, अच्छा जी, फिर आ जाते हैं डेफिनेट एंड इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। व्हाट आर डेफिनेट एंड इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। Definite and indefinite integrals. What are definite and indefinite integrals? Integrals
जहाँ पर आपके पास क्या हो, ओके, अगर आपको लिमिट प्रोवाइडेड है, अगर आप पूरे होल डोमेन के अंदर अगर काम कर रहे हैं, नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, आपको इससे कंसर्न नहीं है, आप एरिया को फंक्शन के फॉर्मेट में ही काम आप कर रहे हैं, एरिया एज अ फंक्शन ही ले रहे हैं, एफ ऑफ एक्स डी एक्स काम कर रहे हैं, सो ये कहलाता है इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। वाई इनडेफिनेट? कि यहाँ पे जो आपको एरिया मिलता है वो एक फंक्शन के फॉर्मेट में मिलता है, वो आपको किसी वैल्यू में नहीं मिलता, कांस्टेंट वैल्यू में नहीं मिलता। बट अगर आप किसी एरिया प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं एंड आप न्यूमेरिकल वैल्यू लेकर आते हैं ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, आप सॉल्व आउट कर रहे हैं फॉर सम कॉन्स्टेंट्स कि किसी इंटरवल के अंदर कर रहे हैं। एक तो ये है कि ये कर्व है, कोई कर्व है, आपने कहीं से ये पूरी डोमेन के लिए सॉल्व आउट करा हुआ है, वो कहीं तक जा रहा है, तो ये कहलाता है इंडेफिनिट। मगर अगर मैं इसको किसी ए से बी तक के लिए मैं पूरी इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ ए से बी तक के लिए, तो वो क्या कहलाती है? डेफिनेट इंटीग्रल्स। जहाँ पर मुझे न्यूमेरिकल वैल्यू मिलती हैं, जहाँ मुझे लिमिट्स प्रोवाइडेड हो और मुझे न्यूमेरिकल वैल्यू मिले, दैट आर डेफिनेट इंटीग्रल्स। और जहाँ मुझे लिमिट प्रोवाइडेड ना हो और मुझे फॉर्मूला वैल्यू मिले, वो कहलाती है इनडेफिनेट इंटीग्रल। Okay, the integrals, the integral of f of x with respect to x is equal to f of x plus c, the constant, that is the constant of integration. अच्छा जी, ये बात याद रखने की है, वन ऑफ द प्रॉपर्टी क्या है, दैट d by dx f of x dx is equals to f of x। क्यों भाई? कि ये क्या कर रहे हैं, आपने एक फंक्शन लिया, उसको इंटीग्रेट करा, इंटीग्रेट करने के बाद वापस डेरिवेट कर दिया, तो आपको क्या मिलेगा? आपका वापस फंक्शन ही मिलेगा। जैसे कि मेरे पास एग्जाम्पल, इफ आई हैव द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक, आई हैव द फंक्शन दैट इज एक्स स्क्वायर। अगर मैं इसको सॉरी, मेरे पास फंक्शन है 2x, लेट सपोज आई हैव द फंक्शन 2x, मैंने इसको इंटीग्रेट करा f of x, so that will become dx, that is 2x dx, and that is equals to x square, ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस सी, दिस इज द इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रल। अब मैं इस पूरे को क्या कर रही हूँ? डेरिवेट कर रही हूँ, डिफ्रेंशिएट करना चाह रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अब आप देखिए कि दोनों जगह मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर देती हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सी। What is the derivative of x square? That is 2x. And what is the derivative of constant? Derivative of constant is 0. So what I get? 2x, which is equals to my given function f of x. So अगर मैं किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करूँ और वापस डेरिवेट करूँ, तो वो एग्जैक्टली वही फंक्शन आना चाहिए जो मुझे प्रोवाइडेड है, जो मुझे गिवन है। So now we will do the table integration formulas. Integration formulas के लिए integration formulas, what I have, first one is, अच्छा जी, यहाँ पे आप दोनों तरीके से हम लिखेंगे, d by dx of x, मुझे पता है कि डेरिवेटिव ऑफ x is 1, so what is the integration of 1 dx, that is equals to x plus c. Okay, what is the derivative of d by dx of x square, that is 2x, ठीक, so what is the derivative of 2x, that is equals to x square plus c. Okay, you have to mention dx always. Why dx always?
that it, okay, why? Because it indicates that from which variable we have to integrate, with respect to which variable we have to integrate the function. Okay, 3 d by dx of x cube is 3x square, and if I integrate just x square dx, your answer is x cube over 3 plus c. अच्छा जी, derivative of x4, that is 4x cube, and integral of x cube dx is equals to x4 over 4 plus c. अच्छा जी, यहाँ से जनरलाइज चीज़ बनती हुई नज़र आ रही है। क्या नज़र आ रहा है कि मुझे पता है डेरिवेटिव ऑफ x पावर r is r x r minus 1. So integral of x r minus 1 dx is always equals to x r divided by r. और इस I can write it for r plus 1. So it will be x r plus 1 divided by r plus 1. X r plus 1 divided by r plus 1. What I have, that is x r. So integral of x r is always equals to x r plus 1 divided by r plus 1 plus c. अच्छा जी, वन थिंग कि r इज नॉट इक्वल टू 1, r कभी भी 1 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि 1 ओवर x का डेरिवेटिव 1 ओवर x का अगर हो तो 1 ओवर x का मतलब क्या होगा, वाई आर नॉट इक्वल टू 1, कि अगर मेरे पास होता एक्स पावर -1, सॉरी, एक्स पावर -1 होता, एक्स पावर -1 या इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर एक्स डी एक्स की बात होती, तो एक्स पावर -1 अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला ये क्या होता, -1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -1 प्लस 1, जो कि एक्स की पावर 0 तो आ जाती, मगर डिवाइड में क्या आ रहा होता, 0, और डिनोमिनेटर 0 पॉसिबल नहीं है। सो आर किसके इक्वल नहीं हो सकता, -1 के इक्वल नहीं हो सकता। सो दैट इज द रूल नंबर 5, दैट इज द मेन रूल, दैट इंटीग्रेशन ऑफ एनी पावर ऑफ एक्स इज द पावर में 1 ऐड होगा और उसी पावर से डिवाइड होगी, प्लस सी को तो भूलना है ही नहीं। सो लेट्स हैव सम एग्जांपल्स। ओके, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ x power 4 dx, that will be here, your r is equals to 4. So according to the formula is x integral of x r dx is equals to x r plus 1 divided by r plus 1 plus c. So what I have, that is x power 4 dx is equals to x 4 plus 1 divided by 4 plus 1 plus c. Your answer is x 5 over 5 plus c. मैं यहाँ पे थोड़ा डिटेल में करवा रही हूँ, बाकी आप लोग डायरेक्टली खुद कर सकते हैं। इंटीग्रल ऑफ x power 100 dx is equals to x power 100 plus 1 divided by 100 plus 1 plus c. So your answer is x 101 over 101 plus c. So that will be my answer. Let's suppose I have x square plus x plus 1 dx. So what I can do, I integrate it individually. I can integrate x square dx plus x dx plus 1 dx, ठीक। सो इन सब का एक्स स्क्वायर का क्या होगा,
एक्स पावर 2+1 डिवाइडेड बाई 2+1, ठीक, प्लस एक्स 1+1 डिवाइडेड बाई 1+1 प्लस एक्स प्लस सी। अच्छा जी, अब आपने एक चीज़ कहनी है कि भाई ये मैंने 3 सी क्यों नहीं लिखे, हर एक के साथ सी आना चाहिए था, बिल्कुल सी आना चाहिए था, मगर क्या है, तीनों क्या है, कांस्टेंट सी हैं। यहाँ पर जो सी आता वो भी कांस्टेंट होता, यहाँ जो सी आता वो भी कांस्टेंट होता, और जो आगे सी लिखा है ये भी कांस्टेंट होता। तीन कांस्टेंट को ऐड अप करूँ, बनेगा तो कांस्टेंट ही ना, ऐड अप तो उसने होना ही है ना, कांस्टेंट तो लिखा ही जाना है, सिर्फ एक कांस्टेंट लिखा जाना है, क्योंकि वो ऐड सब्ट्रैक्ट होके आपके पास सिर्फ एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, यानी कि एक जगह से कांस्टेंट आता 2, दूसरी जगह से कांस्टेंट आता 3, चौथी जगह से कांस्टेंट आता 10, तो इन दी एंड आप लिखते +15, ठीक, 2+3+10 15, तो लिखते तो एक ही कांस्टेंट ना, तीन अलग अलग कांस्टेंट नहीं लिखते। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सिर्फ एक कांस्टेंट लिखते हैं, सारे कांस्टेंट हम नहीं लिखते। ओके, सो दीज आर दी जनरल वन। अच्छा जी, इसके बाद एक आता है मेरे पास इंटीग्रल ऑफ, ओके, द रूल, another rule, रूल। अच्छा जी, इस रूल का क्या है कि व्हेन इंटीग्रल ऑफ, ओके, फर्स्ट derivative of d by dx of ln x is equals to 1 over x, ठीक, that means integral of 1 over x dx must be equals to ln x plus c. So whenever the power of x is -1 dx, it is always equals to ln x plus c, ठीक। 6 कह लीजिए, रूल नंबर 7, rule number 7, I know the derivative of exponential x is exponential x, ये चेंज नहीं होता, तो इंटीग्रल ऑफ एक्सपोनेंशियल x dx इज ऑलवेज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल x प्लस c, ये भी कभी चेंज नहीं होगा। देन व्हाट आई हैव, रूल नंबर 8, if I have d by dx of b power x over ln b, so that is bx, so इसका इंटीग्रल क्या आएगा मेरे पास, bx का dx क्या आएगा, दैट इज bx ln b प्लस c, जो था वही आएगा कि bx, अगर कोई 2 पावर x आता है वॉट एवर दी, ओके एग्जाम्पल कर लेते हैं इसकी, if I have integral of 2 power x dx, so your answer is 2 power x, क्योंकि इंटीग्रल वही रहना है लाजमी तौर पे, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन चेंज नहीं होता, 2 पावर x एज इट इज रहना है, डिवाइडेड बाय ln 2 plus c. Another example, if I have uh, 15 power x dx, so your answer is 15 power 10, यानी कि जो log है पावर है, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, that is always remain same, ln 15 plus c, that will be your answer. Again, rule number, last one is rule number 8 na, okay, rule number 9, integral of cos x dx is sin x plus c. Rule number 10, integral of sin x dx, sin x dx is equals to minus cos x plus c.
Rule number 11. Integral of sec square x dx is equals to 10x plus c. Rule number 12. Integral of minus cosec square x. Cosec square x dx is equals to minus cot x plus c. Rule number 13. Integral of sec x 10x dx is equals to sec x dx sec x plus c. क्योंकि अगर आपको याद हो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ sec x 10x, तो इंटीग्रल sec x 10x का इंटीग्रल क्या होना चाहिए, sec x होना चाहिए प्लस c. रूल नंबर 14. Integral of cosec x cot x dx is equals to minus cosec x plus c. Okay, then rule number 15. D by dx tan inverse x is 1 over 1 plus x square. Then rule number 16. Okay, 1 minute. Rule number 15. 1 over 1 plus x square का इंटीग्रल, क्योंकि हमने tan इनवर्स के इंटीग्रल करे थे, तो 1 over 1 plus x square था. यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, इंटीग्रल ऑफ 1 over 1 plus x square dx is equals to tan inverse x. Then rule number 16, that is 1 over root 1 minus x square dx is equals to sine inverse x plus c. And rule number 16. So the last one is integral of 1 over x root x square minus 1 dx is equals to sec inverse x plus c. Okay, these are the rules you can apply on your exercise, and you can complete the exercise number 5.2. We won't do the exercise 15.5.1, but we can complete the 5.2.